In the post-mortem room, it is not possible to differentiate between the thermal burn mark and the electric burn mark. एक महिला पर आरोप लगता है कि उसने अपने पति की हत्या कर दी। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। कोर्ट में महिला पेश होती है। जज साहब ने सवाल पूछा कि आप पर आरोप है कि आपने अपनी पति की हत्या करंट देकर कर दी। जवाब में महिला कुछ ऐसा कहती है कि जज खुद हैरान हो जाते हैं। महिला ने कहा, पोस्टमार्टम रूम में ये संभव ही नहीं है कि आप ये पता लगा पाएं कि बॉडी पर करंट से लगे निशान है या फिर किसी गर्म चीज से लगे निशान। महिला का ज्ञान देखकर जज ने पूछा, आप केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। महिला केमिस्ट्री की रिटायर्ड प्रोफेसर है जिन्होंने पोस्टमार्टम का सारा ज्ञान जज को दे दिया। क्या कहा था उस महिला ने? ये पूरा मामला क्या है जिसका वीडियो नए सिरे से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? इसी वीडियो में जानेंगे पूरी कहानी। नमस्ते, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं खबर गांव। साल 2008 ब्रेकिंग बैड नाम की एक वेब सीरीज आई थी। इस सीरीज का बाथटब डिसॉल्विंग सीन बड़ा ही फेमस है। कहानी कुछ ऐसी है, वॉल्टर वाइट और जेसी पिंकमैन दो ड्रग डीलर्स हैं। इन दोनों ने क्रेजी और एमिलियो नाम के दो लोगों को जहर देकर मार दिया है। अब इन्हें इनकी लाशों से छुटकारा पाना है। वॉल्टर ने प्लान किया कि वो नाइट्रिक एसिड से बॉडी को डिसॉल्व कर देगा और दूसरी लाश जेसी को दी जाती है, लेकिन एक वार्निंग के साथ। वार्निंग ये कि बॉडी को गलाने के लिए सिर्फ प्लास्टिक का इस्तेमाल करना है। जेसी को प्लास्टिक का कुछ नहीं मिला तो उसने बॉडी को एक बाथटब में ही डाल दिया और उस पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड डाल दिया। लेकिन डेड बॉडी टब के साथ ही ऊपरी मंजिल से दीवार तोड़कर नीचे वाले फ्लोर पर गिरती है, क्योंकि जेसी ने एसिड बॉडी के साथ सिरेमिक टब में डाल दिया था। अब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इतना खतरनाक है कि पूरी बॉडी और टब दोनों इससे पिघल जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक की कोई चीज नहीं पिघलती, जैसा वॉल्टर ने कहा था। वॉल्टर एक हाई स्कूल फेमस केमिस्ट्री टीचर था जो केमिस्ट्री का इस्तेमाल ड्रग लॉर्ड बनने के लिए करता है। वॉल्टर की कहानी तो आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी, लेकिन एक्स पर वायरल हो रही वीडियो वॉल्टर का ही इंडियन वर्जन बताया जा रहा है। ब्रेकिंग बैड के इसी इंडियन एडिशन की कहानी शुरू करते हैं। 1 मई 2021 को मध्य प्रदेश के छतरपुर थाने में एक फोन आया। फोन पर एक महिला थी। महिला का नाम ममता पाठक, जो केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। ममता ने बताया कि उनके पति 2 दिन पहले यानी कि 29 अप्रैल को अपने कमरे में लेटे थे और रात करीब 9 बजे ममता उन्हें खाना खाने के लिए कमरे में बुलाने गई। देखा कि पति बेड पर लेटे हैं। ममता ने पति को खाने के लिए बुलाया, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। पास जाकर देखा तो पता चला कि वो मर चुके हैं। आगे सुनिए। ममता ने कहा, उन्हें 7-8 दिन से बुखार था। मुझे और मेरे बेटे को भी बुखार था। इस वजह से मैं 30 अप्रैल 2021 की सुबह ही बेटे नीतीश के साथ झांसी चली गई। रात को लौटी और फिर जाकर अपने मृत पति की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम में ये सामने आया कि पति को नींद की गोलियां दी गई, जिसके बाद उसे करंट लगाकर मार डाला गया। पुलिस की जांच के मुताबिक पति की मौत के लिए उनकी प्रोफेसर पत्नी ममता जिम्मेदार थी। मामला जिला अदालत तक पहुंचा और कोर्ट ने पति की हत्या के आरोप के मामले में ममता पाठक को उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन ममता पाठक ने इस सजा को माना ही नहीं। ममता ने अपनी सजा को एमपी हाईकोर्ट में चुनौती दी। 2 दिनों तक इस पूरे मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई और इसी सुनवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। ममता ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए पूरी बहस खुद ही की। इस सुनवाई में पुलिस की तमाम जांच रिपोर्ट्स पर ममता ने सवाल खड़े किए। उसने साइंस के कई तर्क दिए। क्या थे वो तर्क, जरा आपको बताते हैं। ममता का पहला तर्क ये था कि मेरे खिलाफ आरोप लगाया गया है कि मैंने अपनी पति को करंट देकर मारा है, लेकिन ये आरोप पूरी तरह से गलत है। मेरे घर में बिजली के इतने पुख्ता इंतजाम थे कि अगर कहीं से भी करंट लीक होता तो तुरंत बिजली का सिस्टम बंद हो जाता। ऐसे में करंट लगने का सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा ममता ने पुलिस पर ही आरोप लगाए। ममता के मुताबिक उसकी पति की मौत 29 अप्रैल को ही हुई थी, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर 7 मई को दर्ज की गई। इसके अलावा पुलिस ने ममता के साइन कोरे कागज पर करवाए और फिर उसे बयानों के लिए इस्तेमाल किया। पति की मौत के बारे में ममता का सिर्फ एक ही कहना था, ये मौत सामान्य है, इलेक्ट्रिक करंट से मौत हो ही नहीं सकती। इसी चीज को साइंस की भाषा में समझाने के लिए ममता ने कोर्ट रूम में पूरा पोस्टमार्टम समझा दिया, जो इस वायरल वीडियो में देखा। वायरल वीडियो में ममता कहती है, इन द पोस्टमार्टम रूम इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मल बर्न मार्क्स एंड इलेक्ट्रिक बर्न मार्क्स। करंट जब फ्लो होता है तो एटम्स का वोलेटाइजेशन होता है और मेटल के पार्टिकल्स टिश्यू में डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर इसके बाद बर्न मार्क को निकाला जाता है और मेटल के पार्टिकल्स को एसिड में घोला जाता है, जैसे HCl या फिर नाइट्रिक एसिड, एंड फिर रिएक्शन करते हैं कि ये एल्यूमिनियम है या फिर कॉपर। ये सिर्फ एक्वा रिएक्शन से पॉसिबल है। वीडियो में ये प्रोसेस हम आपको आसान भाषा में समझा देते हैं।
ममता का कहना यह था कि पोस्टमार्टम रूम में यह बताना मुश्किल है कि कोई निशान जलने की वजह से या फिर करंट लगने की वजह से है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हमें करंट लगता है तो करंट हमारे पूरे शरीर में फ्लो होता है और हमारी त्वचा यानी कि स्किन में टिश्यूज होते हैं। इन्हीं टिश्यूज में छोटे छोटे कण होते हैं। जैसे ही बिजली का करंट हमारे शरीर से गुजरता है तो वो गर्मी पैदा करता है। इसी गर्मी से ये छोटे छोटे कण भाप बन जाते हैं। अब करंट जिस भी मशीन या तार से लगा होगा वो भी किसी चीज की बनी होगी। मान लेते हैं कि कॉपर की तार होगी। करंट लगने पर इसी कॉपर की तार के कण हमारी स्किन के टिश्यूज में जमा हो जाते हैं। इसे ही वोलेटाइजेशन ऑफ एटम्स कहा जाता है। फिर सवाल यही है कि पता कैसे चलेगा कि करंट से किसी की मौत हुई है या फिर नहीं। दरअसल जब शरीर पर करंट लगने के किसी तरह के निशान पड़ते हैं तो उस जलने के निशान के हिस्से को लैब में काटा जाता है। फिर एक लैब में एक्सपर्ट की टीम उस हिस्से को HCl या फिर नाइट्रिक एसिड में घोलते हैं। ये दोनों केमिकल्स हैं और इसे एक्रो रिएक्शन कहा जाता है। अगर वो निकाला गया हिस्सा एसिड में घुल गया, इससे साफ हो जाता है कि ये निशान किसी मेटल यानी कि धातु की वजह से हुए, संभवतः करंट से ही। ये करना सिर्फ एक्रो रिएक्शन से ही पॉसिबल है। ममता ने भी जज के सामने यही तर्क रखा। ममता का तर्क सही था। पोस्टमार्टम के दौरान थर्मल या इलेक्ट्रिक बर्न के निशान को पहचानना मुश्किल है क्योंकि ये दोनों ही लगभग एक जैसे दिखते हैं। इन्हें पहचानने के लिए केमिकल रिएक्शन ही एक जरिया है। इसके अलावा पोस्टमार्टम जांच आमतौर पर मौत के बाद जितनी जल्दी हो सके की जाती है। मौत के 2 से 3 दिन के अंदर ही पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। हर केस में इतना समय या संसाधन नहीं होते जिससे इतनी बारीक जांच की जा सके। इसके लिए खास लैब्स बनाई जाती हैं या फिर फोरेंसिक लैब्स में टेस्ट के लिए टिश्यूज को भेजा जाता है। इसलिए ममता ने यह तर्क दिया कि पोस्टमार्टम रूम में यह अंतर बताना बेहद मुश्किल है। जिसके बाद जज साहब भी समझ गए कि ममता केमिस्ट्री को कोर्ट रूम तक भी पहुंचा चुकी है। केस में तारीख पर तारीख मिल रही थी लेकिन पुलिस भी ममता की थ्योरी से इंप्रेस नहीं थी। पुलिस ने फिर ममता के पति की हिस्ट्री खंगालना शुरू की। पता चला ममता के पति छतरपुर जिला अस्पताल में डॉक्टर थे। नाम था नीरज पाठक। अस्पताल में जब पूछताछ शुरू की तो पता चला कि डॉक्टर पत्नी से विवाद के कारण परेशान रहते थे। ममता को शक ये था कि उनके पति का किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर है। उन्होंने अस्पताल आना भी छोड़ दिया था। वो घर पर ही मरीजों का इलाज करते थे। मौत से एक दिन पहले यानी कि 28 अप्रैल को डॉक्टर पत्नी और बेटे की शिकायत करने थाने भी आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी थाने में कुछ महीने पहले ममता आई थी और उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी। शिकायत ये थी कि उनके पति रात को किसी दूसरी महिला से मिलने जाते हैं, इसलिए वो ममता को नींद के इंजेक्शन देते हैं। बहरहाल कोर्ट की सुनवाई जारी रही। कोर्ट में अपने तर्क से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाने वाली ममता ने बाद में पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ममता ने बताया, मैंने ही अपने पति को नींद की बहुत सारी गोलियां मिलाकर दी थी। खाना खाने के बाद वो गहरी नींद में सो गए। इसके बाद एक्सटेंशन बोर्ड ले जाकर मैंने उनकी हत्या कर दी। मौत होने के बाद मैंने डेड बॉडी 2 दिन तक बेडरूम में ही रखी। मैंने एक वीडियो में देखा था कि अगर खाने में जहर देने के बाद 2 दिन तक बॉडी को रखा जाए तो पोस्टमार्टम में मौत की बात जहर नहीं आती है। इसके पीछे का कारण भी सुन लीजिए। दरअसल जैसे ही मौत होती है हमारा शरीर सड़ना यानी कि डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया में शरीर के अंदर मौजूद एंजाइम और बैक्टीरिया जहर को भी तोड़ने लगते हैं। कुछ जहर जैसे कि फॉस्फीन गैस, अल्कलाइड, निकोटीन, साइनाइड जल्दी टूट जाते हैं या फिर हवा में उड़ जाते हैं। 2 दिन बाद इन जहर के अंश गायब या फिर बहुत कम हो जाते हैं। गर्मी में ये प्रक्रिया और भी तेज हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जहर मौजूद होता है पर उसकी मात्रा इतनी कम हो जाती है कि टेस्ट उसे पकड़ ही नहीं पाते। यही कारण था कि ममता के पति की हत्या में जहर डिटेक्ट हो ही नहीं पाया। भले ही जहर डिटेक्ट नहीं हो पाया लेकिन ममता ने पुलिस को जो बयान दिया उसकी वजह से इस मामले की सारी परतें खुल गई। 13 दिसंबर 2021 को ममता ने सरेंडर कर दिया और धारा 302 के तहत ममता को उम्र कैद की सजा सुनाई। बहरहाल इस वीडियो के ऊपर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे है सर्वेश।